चलिए, तो अभी तक स्केलर प्रोडक्ट तक हम लोगों ने पढ़ लिया, और एक प्रोडक्ट होता है जिसको वेक्टर प्रोडक्ट बोला जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड या स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड। अपने क्वेश्चन में गिवन है कि 3 वेक्टर है ना, 3 वेक्टर है, और ये देखा गया कि ए डॉट बी जब किया, डॉट प्रोडक्ट ए और बी का लिया तो वो 0 आया, है ना, वो 0 आया, ठीक है। और जब ए का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ लिया तो वो भी 0 आया, ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ 0 आया, ए का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट सी के साथ भी 0 आया। तो अपने को 2 स्टेटमेंट दिए गए, है ना। पहला स्टेटमेंट है कि बी वेक्टर इज पैरेलल टू सी वेक्टर, और सेकेंड स्टेटमेंट है कि बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। तो बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है, एक पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है ना। तो ये 4 ऑप्शन है, तो अपने को बताना है, ठीक है। इसको ट्राई कीजिए और इसका आंसर कमेंट कीजिए, ठीक है। आगे चलते हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पे, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। अब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ या क्रॉस प्रोडक्ट हमको पता है, इसमें हम लोग मल्टीप्लिकेशन का सिंबल क्रॉस यूज करते हैं, इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इक्वल टू, ये डेफिनेशन है जो हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ए क्रॉस बी को डिफाइन किया गया, ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। अब देखो ध्यान से, ये जो चीज़ है ये वैल्यू देगी या मैग्नीट्यूड देगी। तो यहाँ पे हमको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लोग करते हैं वेक्टर्स का, तो एक वेक्टर क्वांटिटी आनी चाहिए, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी आनी चाहिए, तो ये एन कैप डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो लिख लेते थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा इज एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। मतलब अगर एक वेक्टर ऐसा है ए वेक्टर और बी वेक्टर ऐसा है, तो थीटा जो है इनके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। और एन कैप क्या है, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर गिविंग द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी देता है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ ऐसा लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है, ए क्रॉस बी का अगर मैग्नीट्यूड लूँ तो ये चीज़ है ना, ये ऐसे सिंपल एक और छोटा सा पॉइंट कि ये चीज़ जो है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है, और ये एन कैप तो डायरेक्शन बताता है, ये पूरा वेक्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग इसमें एन कैप की डायरेक्शन निकालना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे 2 स्टैंडर्ड डायरेक्शन हम लोग ले लेते। एक डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे क्रॉस, एक डायरेक्शन को हम लोग बोलेंगे डॉट, है ना। क्रॉस मतलब होता है कि अगर हमारा वेक्टर प्लेन के अंदर जा रहा है, मतलब ये अगर मेरा बोर्ड प्लेन है, अगर ये बोर्ड के प्लेन के अंदर अगर वेक्टर जा रहा है, तो वेक्टर जब इसके अंदर जाएगा तो मुझे इसकी पूंछ दिखेगी, है ना। तो पूंछ को हम लोग, मतलब अगर वेक्टर अंदर जा रहा है तो मेरे को उसकी पूंछ दिखती है, तो ये वाला सिंबल हम लोग यूज करते हैं अब ये बताने के लिए कि वेक्टर की डायरेक्शन अंदर है, ठीक है। और ये डॉट, जब वेक्टर बाहर आ रहा होगा तो मुझे इसका टिप दिखेगा मतलब पॉइंट दिखेगा, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन का मतलब होता है कि वेक्टर जो है तुम्हारा प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे वेक्टर इज गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, या जो भी तुमको लेना है, प्लेन ऑफ पेपर, है ना, या प्लेन ऑफ बोर्ड, है ना। और यहाँ पे वेक्टर इज कमिंग आउट फ्रॉम द प्लेन। ये डायरेक्शन क्यों लेते हैं, ये समझने के लिए लेते हैं, है ना, समझने के लिए लेते हैं। नहीं तो के कैप और माइनस के कैप डायरेक्शन भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लिख लीजिए। अब यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए एक स्पेशल रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। इसको लिख लीजिए, है ना।
यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन निकालने के लिए एक रूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? राइट हैंड थंब रूल बोलता है कि तुम कुछ मत करो, अगर तुमको ए वेक्टर और ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है, सिर्फ डायरेक्शन, है ना। चलो पहले राइट हैंड थंब रूल लिख लेते। राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल, ठीक है। ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो ये बोलता है कि प्लेस यूर राइट हैंड एंड स्ट्रेच द fingers of it in the direction of A वेक्टर के अलॉन्ग हम लोग को हमारी उंगलियों को स्ट्रेच करना है। हाथ रख के ए पे हाथ रख दिया और हमारी उंगलियों को इस तरह से स्ट्रेच किया। फिर क्या करना है? देन कर्ल द फिंगर्स in the direction of B, ठीक है। तो A वेक्टर अगर ऐसा है, B वेक्टर अगर ऐसा है, तो क्या करना है? A पे हाथ रखना है और B की तरफ उंगलियों को कर्ल करना है, ठीक है। देन द डायरेक्शन, देन तो हो गया, है ना, डायरेक्शन ऑफ B, द डायरेक्शन in which thumb points gives the direction of और इसको नीचे लिख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B, है ना, ठीक है। ये रूल है। अब रूल क्या बोलता है कि तुम क्या करो, ए वेक्टर ले लो, ए वेक्टर और ये मान ले बी वेक्टर है, हमको दो वेक्टर दिए गए और ये इनके बीच का एंगल थीटा है, हमको ए क्रॉस बी करना है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो हम लोग निकालेंगे, वो तो सिंपल है ना। और डायरेक्शन चाहिए होगी, डायरेक्शन के मतलब इसके अलॉन्ग ए क्रॉस बी के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर चाहिए होगा। तो मैंने क्या किया, ये रूल पढ़ा। क्या बोलता है रूल? प्लेस योर राइट हैंड एंड स्ट्रेच द फिंगर्स ऑफ इट इन द डायरेक्शन ऑफ ए की तरफ, इस तरह से किया मैंने। फिर क्या करो, देन कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ बी की तरफ उंगलियों को स्ट्रेच करा, ठीक है। तो द डायरेक्शन इन विच द थंब पॉइंट्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ए के ऊपर हाथ रखा, बी की तरफ घुमाया, थंब मेरा बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है, थंब मेरा बाहर की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो ए क्रॉस बी, अगर एक क्रॉस बी अगर सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर की डायरेक्शन कैसी हुई? सी वेक्टर की डायरेक्शन हुई डॉट, मतलब वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है। तो ये प्लेन अगर है, ठीक है, तो इससे बाहर आ रहा है ना। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान दो कि जो सी वेक्टर है, क्या ए वेक्टर को परपेंडिकुलर होगा, क्या बी वेक्टर को भी परपेंडिकुलर होगा? तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए क्रॉस बी जो वेक्टर होगा वो ए वेक्टर को भी परपेंडिकुलर होगा और बी वेक्टर को भी परपेंडिकुलर होगा। ए वेक्टर को भी परपेंडिकुलर होगा और बी वेक्टर को भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। चलिए, तो इस पे इसके बेसिस पे एक और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन। चलिए, ये क्वेश्चंस है कुछ, इसमें अपने को क्या करना है, अपने को बोला गया कि सी वेक्टर जो है वो ए क्रॉस बी है ना। और बोला गया कि तुम सी वेक्टर की डायरेक्शन निकालो, सी वेक्टर की डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन निकालना है, ठीक है। तो ट्राई कीजिए स्क्रीन पॉज करके। चलिए, तो करते हैं। क्या है राइट हैंड थंब रूल? हमको पता है राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है। सबसे पहले हमारा हाथ हमको ए की तरफ रखना है, ए वेक्टर की डायरेक्शन में हमारी उंगलियों को स्ट्रेच करना है। फिर ए से बी की तरफ उंगलियों को कर्ल करना है। तो डायरेक्शन इन विच थंब पॉइंट्स, जिस डायरेक्शन में हमारा थंब पॉइंट करेगा वो हमको सी वेक्टर की डायरेक्शन देगा या ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो मैंने ए पे हाथ रखा और बी की तरफ घुमाया, इस तरह से घुमाया, तो मेरा अंगूठा अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब सी वेक्टर की डायरेक्शन कैसी हो गई? अंदर की तरफ। सी वेक्टर की डायरेक्शन हुई अंदर की तरफ। आगे चलते, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए वेक्टर ऐसा और बी वेक्टर अभी कैसा दिया? अंदर की तरफ। बी वेक्टर अंदर की तरफ है, ठीक है।
तो अपने को बोला गया ए क्रॉस मतलब सी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे, ए की तरफ उंगलियों को स्ट्रेच किया, अब बी की तरफ हाथ घुमाया, बी कैसे है अंदर की तरफ है तो बी की तरफ हाथ घुमाया, तो मेरा जो थंब है वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये मेरी सी वेक्टर की डायरेक्शन हो गई, सी वेक्टर। अच्छा सी वेक्टर हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये जो वेक्टर ए क्रॉस बी जो है वो ए को भी परपेंडिकुलर आना चाहिए और बी को भी परपेंडिकुलर आना चाहिए। क्या वो है ए को भी परपेंडिकुलर बना दिया और बी को तो परपेंडिकुलर है ही, बी प्लेन के अंदर जा रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन, अभी ए वेक्टर ऐसा है और बी वेक्टर अंदर है, तो ए क्रॉस बी करो, ए की तरफ उंगलियों को स्ट्रेच किया, बी की तरफ पॉइंट किया, तो सी मतलब हमारा थंब इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है और हमको पता है कि वो ए को परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो सी वेक्टर की डायरेक्शन आएगी ऐसी। तो अभी भी सी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर को परपेंडिकुलर है। एक लास्ट क्वेश्चन, अभी ए वेक्टर जो है वो बाहर की तरफ है और बी वेक्टर जो है वो इधर की तरफ है। ठीक है, तो मैंने ए की डायरेक्शन मेरे को उंगलियां स्ट्रेच करनी थी और बी की डायरेक्शन में कर्ल करनी थी, तो मैंने कर्ल किया, तो मेरे थंब ने ऊपर की तरफ पॉइंट किया, तो सी वेक्टर की डायरेक्शन हुई ऊपर की तरफ, है ना। तो इस तरह से हम लोग ने डायरेक्शन निकालना सीख लिया, है ना, डायरेक्शन निकालना सीख लिया। इसको लिख लीजिए, आगे चलते हैं। अब छोटा सा क्वेश्चन अपने को बोला गया एक सी वेक्टर है, सी वेक्टर एक ए क्रॉस बी के बराबर है, ए क्रॉस बी के बराबर है, और एक डी वेक्टर दे दिया। ठीक है, डी वेक्टर जो है बोला गया कि ए और बी का सम है, सी वेक्टर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट है और डी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम है। ठीक है, तो अपने को बोला गया कि तुम क्या करो, फाइंड द एंगल बिटवीन सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। ठीक है, ऑप्शंस में दे देता हूँ कि एंगल है 90 डिग्री, ऑप्शन बी है 0 डिग्री, ऑप्शन 3 है 180 डिग्री, 180 डिग्री, ऑप्शन डी है कैन नॉट बी या इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट, और कुछ इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए होगी इसके लिए, तो ट्राई कीजिए, इसको बताइए। चलिए, तो इसका जवाब है 90 डिग्री। अगर थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी बोली थी अगर वो याद होगा तो आपका भी जवाब यही आया होगा। तो मान ले मैंने ए वेक्टर ऐसा बोला, बी वेक्टर ऐसा बोला, तो इनके बीच में एंगल मान ले थीटा है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा डी वेक्टर है वो इसके अलाउंग आएगा, मतलब डी वेक्टर हमेशा ए और बी के प्लेन में आएगा, है ना। और सी वेक्टर कैसा आएगा, सी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, तो सी वेक्टर और डी वेक्टर में हमेशा एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो आंसर है ए। ठीक है, उतार लीजिए, आगे चलते हैं प्रॉपर्टीज पे। चलिए, तो प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हम लोगों ने पढ़ ली है कि चलिए तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर, है ना। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। तो वही लिख लेते, द क्रॉस प्रोडक्ट, ये हम लोग ने थोड़ी देर पहली बात की थी, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज perpendicular to plane containing a vector and b vector। ठीक है, अब ये बोलना है कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो वेक्टर आएगा वो ए को भी परपेंडिकुलर होगा, वो बी को भी परपेंडिकुलर होगा, ये अलग अलग बोलना है। इससे अच्छा हम लोग ने एक ही लाइन में बोल दिया कि ए और बी का जो प्लेन होगा उसको परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, चलो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहले हमको पता है कि ए वेक्टर अगर ऐसा है, बी वेक्टर ऐसा है और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो ए क्रॉस बी कैसे आएगा, ए क्रॉस बी आएगा ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, है ना। एन कैप मतलब बाहर की तरफ वेक्टर। ठीक है, तो मैंने डॉट लगा दिया है यहाँ पे। अब मान ले मेरे को बी क्रॉस ए करना है, बी क्रॉस ए कितना आएगा, बी क्रॉस ए के लिए बी पे पहले हाथ रखना पड़ेगा। बी पे मैंने हाथ रखा और ए की तरफ घुमाया, तो ऐसा तो नहीं घूम रहा है। ठीक है, तो मुझे हाथ ऐसा करना पड़ेगा, है ना। तो हाथ ऐसा रख के मैंने घुमाया, तो थंब ने
मेरे अंदर की तरफ पॉइंट किया, तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन आ गई अंदर की तरफ, और मैग्नीट्यूड तो ये होगा ए बी साइन थीटा, और यहाँ पे आ गया डायरेक्शन क्रॉस, ये के कैप हो गया, ये माइनस के कैप हो गया। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, मतलब ये चीज़ डॉट प्रोडक्ट के लिए सही थी लेकिन इसके लिए सही नहीं है ना। इसको हम लोग बोलेंगे कि नॉन कम्यूटेटिव, नॉन कम्यूटेटिव, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट इज नॉन कम्युनिकेटिव, या इसको ऐसा भी बोल सकते कि ये जो है एकदम रिवर्स ही आता है, हमेशा अपोजिट में आएगा इसके, तो इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं माइनस बी क्रॉस ए के बराबर है ये, है ना। या इसमें एक और भी चीज़ बोल सकते हैं कि यार ए क्रॉस बी करो या बी क्रॉस ए करो, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही आएगा, तो ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये चीज़ वहाँ पे सही हो रही थी लेकिन इसमें सही नहीं है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है बहुत सिंपल सी, अगर तुमको ए क्रॉस बी प्लस सी करना है, ठीक है, तो इसको तुम ऐसा कर सकते हैं, ए क्रॉस बी कर दो प्लस ए क्रॉस सी कर दो, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना। तो वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ठीक है। लिख लीजिए इसको, आगे चलते हैं। चलिए, तो फोर्थ पॉइंट है कि अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर ए बी आ रहा है, ए बी के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि थीटा जो है वो 90 डिग्री है, थीटा जो है वो 90 डिग्री है। तो क्रॉस प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, जब थीटा 90 होता है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में कब होती है, जब थीटा 0 डिग्री होता है, तो ये ध्यान रखना है। और अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा होगा, थीटा या तो 0 डिग्री हो रहा होगा या थीटा 180 डिग्री हो रहा होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। चलिए इसको लिख लीजिए, यानी ये इंपॉर्टेंट हो गया। अभी हम लोग हेडिंग डालेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से निकालेंगे। अब फिर से यूनिट वेक्टर कितने हैं हमारे पास, आई है, जे है और के है, ठीक है। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के देखते, तो मैंने बोला चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले आई क्रॉस आई निकाला, फिर आई क्रॉस आई क्रॉस आई निकाला, फिर मैंने बोला जे क्रॉस जे निकालो, फिर मैंने बोला के क्रॉस के निकालो। कोई दिक्कत नहीं हुई मेरे को निकालने में, चलो इसको यहाँ पे अलग से लिखते। फिर इधर हम लोग करेंगे आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई, है ना। इसको यहाँ पे निकालेंगे और यहाँ पे हम लोग करेंगे जे क्रॉस आई, ठीक है, के क्रॉस जे और यहाँ पे आई क्रॉस के, ठीक है। तो ये तीनों वेक्टर हम लोग इसमें निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो आई क्रॉस आई किया, अच्छा पहले आई के जे के बना लेते। ये हुआ आई कैप, ये हुआ तुम्हारा जे कैप और ये बाहर की तरफ आया तुम्हारा के कैप, ठीक है, बना लिया। तो आई और आई का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट जब करेंगे तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, साइन 90 साइन 0 इज 0, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, नल वेक्टर आएगा, यहाँ पे एक नल वेक्टर आएगा। तो इसी वजह से ये भी नल वेक्टर आएगा, इसी वजह से ये भी एक नल वेक्टर आएगा, ठीक है। आगे चलते, आई क्रॉस जे, है ना। आई क्रॉस जे करना था तो दोनों का पहले तो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड के लिए 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 1, है ना, इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। एंगल कितना है दोनों में, 90 है, साइन 90 इज 1 इंटू एन कैप। एन कैप यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी करने के लिए फिर क्या करते हैं हम लोग, ए पे हाथ रखेंगे तो यहाँ पे आई पे हाथ रखा, जे की तरफ घुमाया तो हमारे थंब ने बाहर की तरफ पॉइंट किया, मतलब के की डायरेक्शन बताई। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया के कैप, ठीक है। तो इसको हटा के सीधा के कैप मैंने बोल दिया, ठीक है। इसमें करो जे क्रॉस के करके देखो, तो जे क्रॉस के लिए 1 इंटू 1 इंटू साइन 90, तो वो 1 आ जाएगा इंटू यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर के लिए जे क्रॉस के, जे कहाँ पे, इधर, है ना, और के बाहर है तो जे क्रॉस के किया तो मेरे थंब ने इधर पॉइंट किया, मतलब आई कैप डायरेक्शन बताई, ठीक है। के क्रॉस आई किया, के कहाँ पे है, बाहर, ठीक है, के है बाहर की तरफ, के क्रॉस आई किया
के से आई की तरफ घुमाया तो मेरे थंब ने ऊपर की तरफ पॉइंट किया, ये इसने मुझे जे कैप दे दिया। तो मतलब दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक तीसरा यूनिट वेक्टर दे रहा है, ठीक है, ये हमको समझ में आया। चलो, और ये यहाँ पे तो पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे देख लेते। तो अब मैंने क्या किया, जे क्रॉस आई किया। जे क्रॉस आई के लिए फिर से मैग्नीट्यूड तो वैसे ही आएगा 1 × 1 × sin 90 और इंटू यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, जे पे हाथ रखेंगे और आई की तरफ घुमाएंगे। तो जे पे हाथ रखा, आई की तरफ घुमाया तो मेरे थंब ने अंदर की तरफ पॉइंट किया, मतलब माइनस के किया। अब ये तुम्हें करने की भी जरूरत नहीं थी, यहाँ से तुम देख लेते, और हमको ये प्रॉपर्टी पता है कि a क्रॉस b इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, तो वहाँ से डायरेक्टली बोल सकते थे, ठीक है। तो ये भी तुम यहाँ से बोल सकते, यहाँ पे क्या आएगा, तीसरा वेक्टर आएगा लेकिन निगेटिव के साथ, यहाँ पे तीसरा वेक्टर आएगा लेकिन निगेटिव के साथ, ठीक है। तो आई क्रॉस जे के कैप होगा, जे क्रॉस के आई कैप होगा, और के क्रॉस आई जे कैप होगा। तो ये और ये इसका अपोजिट होगा। अब यार पता कैसे चलेगा कब पॉजिटिव होगा, मतलब ये तो समझ में आ गया मेरे को कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा तीसरा यूनिट वेक्टर ही मिल रहा है मुझे, लेकिन कब निगेटिव आएगा कब पॉजिटिव आएगा ये मुझे थोड़ा सा डाउट होगा। तो इसके लिए एक हम लोग छोटा सा सर्कल याद रखते। सर्कल क्या, एक छोटा सा तरीका है इसको याद रखने का। यहाँ पे कुछ मत करो, यहाँ पे आई बना लो, यहाँ पे जे बना लो और यहाँ पे के बना लो, है ना, और ऐसे एरो मारो, ऐसे एरो बना लो, ठीक है। तो जब आई क्रॉस जे करोगे, अगर एरो के सेंस में तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तीसरा वेक्टर पॉजिटिव के साथ आएगा, एरो के अपोजिट सेंस में मल्टीप्लाई करो तीसरा वेक्टर निगेटिव के साथ आएगा। जैसे करके देखो, तो आई क्रॉस जे किया तो वो के आना चाहिए, प्लस के आना चाहिए, आया, है ना। जे क्रॉस के किया, जे क्रॉस के किया तो प्लस आई कैप आना चाहिए, आया, ठीक है। अब इसको उल्टा करके जे क्रॉस आई करके देखो, तो जे क्रॉस आई अपोजिट जाना पड़ रहा था एरो के लिए, एरो के अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ा तो निगेटिव वेक्टर आया, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग इसको याद रखेंगे, है ना। इसको उतार लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हमको दो वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिए हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे मुझे ए वेक्टर दे दिया है ना, जैसे मुझे ए वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। और मेरे को बी वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। और मुझे बोला कि तुम क्या करो, ए क्रॉस बी निकाल के बताओ मुझे। मैंने बोला ठीक है निकाल देते, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, है ना, क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस लगाया और यहाँ पे लिखा बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये लिख दिया मैंने। अब मेरे को 3 × 3 मल्टीप्लाई करना आता है, ठीक है। अब ए एक्स बी एक्स तो बेसिकली ये सब कुछ ए एक्स हो गया, ए वाई हो गया, ए जेड हो गया, बी एक्स हो गया, बी वाई बी जेड हो गया, ये सब स्केलर क्वांटिटी है, तो इनके मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई चिंता नहीं है, मतलब इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इनके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आई क्रॉस जे ये जब करूँगा तब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि कब किसकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते, तो इसको सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा ए एक्स इंटू बी एक्स आई क्रॉस आई प्लस ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, ये लिखा, प्लस अब इसको ले लो तो ए वाई बी एक्स, ठीक है, जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, ठीक है, ये लिख लिया। अब तीसरा टर्म ले लो, तीसरा टर्म के लिए ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड के क्रॉस के। आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये तो 0 होता है, ये तो मुझे पता है। चलो ये मुझे पता है, तो फिर अब क्या बचा हमारे पास, ये टर्म्स है, ठीक है। अब मुझे बस व्हील याद होनी चाहिए, ये आई, ये जे यहाँ पे और यहाँ पे के, ठीक है। इस डायरेक्शन में अगर चलोगे तो तीसरा वेक्टर पॉजिटिव के साथ आएगा या तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो आई क्रॉस जे मुझे के देगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा ए एक्स बी वाई के क्या, छोटा के, ठीक है, प्लस
ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड लिख दिया। फिर मेरे को करना था आई क्रॉस के, आई क्रॉस के लिए ऐसा जाना पड़ा, मतलब तीसरा वेक्टर निगेटिव के साथ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तीसरा वेक्टर लिखा माइनस 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 जे कैप, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो तो ये फिर इस पे चलते, ये दो टर्म हो गए अपने, फिर इस पे चलते। तो यहाँ पे प्लस लिखा ए वाई बी एक्स इंटू जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टा, तो माइनस के कैप, ठीक है। ये भी हो गया, आगे चलते, ये तो खत्म हो गया। फिर यहाँ पे ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, ओ हो जे क्रॉस के इज आई, तो आई कैप प्लस, ये भी हो गया। अब ये दो टर्म बचे, है ना, ए जेड बी एक्स, ठीक है। के क्रॉस आई इज जे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं हो मुझे यहाँ पे। फिर ये बचा लास्ट, फिर इसको लिख लेंगे ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, ठीक है। के क्रॉस जे करोगे तो माइनस आई आएगा, तो यहाँ पे आया माइनस आई कैप, है ना। अब कुछ मत करो, आई कैप के टर्म आई कैप के साथ रखो, जे कैप के टर्म जे कैप के साथ रखो, और के कैप के टर्म के कैप के साथ रखो, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले सबसे पहले आई कैप लिखेंगे। आई कैप में हमारे पास है यहाँ पे सबसे पहले आ रहे हैं ए वाई बी जेड, ठीक है। और आई कैप कहाँ पे है, ये ए जेड बी वाई, है ना, इनके साथ आई कैप है। फिर प्लस का बी जे कैप वाले टर्म, जे कैप के साथ है हमारे पास ए जेड बी एक्स, ठीक है, माइनस ए एक्स बी जेड इंटू जे कैप, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसमें एक माइनस कॉमन निकाल लेते, थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। ये क्यों निकाल रहे समझ में आएगा आगे, है ना। तो इसको उल्टा करके लिखते ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ठीक है। ये लिख लिया हम लोगों ने। चलो फिर तीसरा टर्म है प्लस के साथ ही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तीसरा के कैप वाले, के कैप में ये है और इसके भाई यहाँ पे है, तो हम लोगों ने लिखा ए जेड, अरे हाँ सॉरी, के कैप के टर्म ना, के कैप के टर्म कहाँ पे है, एक तो ये हुआ और तीसरा ये हुआ, है ना। तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू के कैप, तो ये हुआ इसका मल्टीप्लिकेशन, है ना। ये हुआ ए क्रॉस बी। अब ये तो फॉर्मूला याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चे याद नहीं होंगे, पता ही नहीं चलेगा। जब क्वेश्चन आएगा तो जैसे बहुत टाइम अगर हो जाता है तो हमारे माइंड से निकल जाएगा कि यार यहाँ पे ए एक्स था कि ए वाई था, है ना, यहाँ पे क्या था। तो ये बहुत सारे टर्म्स है, तो इस तरह से थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोग। तो इसको याद करने का एक तरीका है, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म बोला जाता है, ठीक है। इसको उतार लीजिए, हम लोग फिर डिटर्मिनेंट फॉर्म में देखते, डायरेक्टली याद हो जाएगा। सॉल्व करने का डिटर्मिनेंट फॉर्म है ना। ये तुम डिटर्मिनेंट क्या होता है ना, ये तुम मैथ्स में पढ़ोगे। डिटर्मिनेंट फॉर्म हमारे काम का सिर्फ फॉर्मूला है जो हम लोग लिखने वाले, ठीक है। तो ये बोलता है कि तुम क्या करो, यहाँ पे आई कैप, यहाँ पे जे कैप, यहाँ पे के कैप लिख दो, ठीक है। लिख दिया हम लोगों ने, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आपको ये, है ना, लिखने में। अब क्या करो, आई कैप के कोएफिशिएंट आई कैप के नीचे, जे कैप के कोएफिशिएंट जे कैप के नीचे, के कैप के कोएफिशिएंट के कैप के नीचे। जैसे हमारे वेक्टर थे ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो इसका आई कैप वाला कंपोनेंट हुआ ए एक्स, जे कैप वाला कंपोनेंट हुआ ए वाई, और ये कंपोनेंट हुआ ए जेड। सिमिलरली यहाँ पे बी एक्स, यहाँ पे बी वाई और यहाँ पे बी जेड लिख दिया हम लोगों ने। पहला काम कर लिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं हुई हमको, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो मुझे पता है आंसर ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा। तो मैं पहले लिख लेता हूँ आंसर क्या आएगा। आई कैप के साथ कुछ टर्म्स आएगी, है ना, फिर यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे कुछ टर्म्स आएगी और यहाँ पे कुछ जे कैप आएगा, फिर सम प्लस इंटू सम कोएफिशिएंट इंटू के कैप, ये आएगा इसी तरह से, है ना। चलो अब आई कैप के साथ क्या टर्म्स आ रही है वो देखना है। तो जब आई कैप के साथ टर्म लिखनी है तो क्या करो, आई कैप का रो हटा दो, है ना। टेक्निक है याद रखने की कि जब आई कैप के साथ टर्म लिखनी है तो क्या करो, आई कैप वाला रो हटा दो, आई कैप वाला कॉलम हटा दो, ठीक है। तो कितने टर्म्स बचे अपने पास, ये 4 टर्म्स बचे,
इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ए वाई क्रॉस मल्टीप्लाई किया ए वाई इंटू बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी वाई, है ना। ये देखो यही टर्म है, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी वाई, देखो आया, है ना। अब चलो, अब जे कैप के साथ टर्म लिखना है, तो जब जे कैप के साथ अगर आपको लिखना होगा तो क्या करेंगे, जे कैप वाला कॉलम उड़ा देंगे, जे कैप वाला रो उड़ा देंगे। अब कितने टर्म्स बचे, 1 2 3 4, गणपति विद्या जय जयकार, ठीक है। तो 4 टर्म्स बचे, है ना। तो अब फिर से वही चीज़ करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए ये ना, ये 4 टर्म बची हमारे पास, एक ये, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ए एक्स बी जेड, ठीक है, और बी एक्स माइनस बी एक्स इंटू ए जेड। देखो ये आया क्या, आ गया, बिल्कुल सही है। तीसरा टर्म क्या है, तीसरे के लिए क्या करना है, ये वाला रो उड़ा देना है और ये वाला कॉलम उड़ा देना है, ठीक है। ये वाला कॉलम उड़ाना है और ये वाला रो उड़ा देना है। तो फिर 4 टर्म्स बचेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे लिखा ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ठीक है। इस तरह से ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी, या इससे अगर ये याद रहता है, ये टेक्निक याद रहती है, तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं। इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा और ये गलत भी आ सकता है, ठीक है, इसलिए इस तरह से याद रखेंगे हम लोग। अच्छा, आप कुछ बच्चों को डाउट आएगा कि सर आपने यहाँ पे माइनस कैसे लिया, आपको किसने बताया कि यहाँ पे माइनस आने वाला। जब हम लोग डिटर्मिनेंट सॉल्व करना सीखेंगे मैथ्स में, तो पता चलेगा कि इनको एक डायरेक्शन में लेना पड़ता है ना, इनको एक डायरेक्शन में लेना। जैसे आई कैप लिया मैंने, आई कैप वाला टर्म लिख रहा हूँ, तो ये वाले टर्म इसके राइट साइड्स में हम लोग जा रहे हैं, तो राइट वाला पहले लेना पड़ेगा, फिर इसके इधर वाला लेना, मतलब राइट से लेफ्ट जा रहे हैं हम लोग, सॉरी लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इधर जाना था मेरे को, ठीक है। तो ये वाला टर्म ये मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस करके ये और ये मल्टीप्लाई किया, कोई डाउट नहीं आया मेरे को, ठीक है। जब जे कैप के साथ टर्म लिखेंगे, ठीक है, तो हम लोग ने अभी क्या लिखा है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, लेकिन एक्चुअल में करना क्या चाहिए था, इधर से शुरू करना चाहिए था, इधर से ये शुरू करना चाहिए था, ए जेड इंटू बी वाई, मतलब इसको आगे करके इधर शिफ्ट कर दो, इसको उठा के इधर शिफ्ट कर दो, तो ए जेड इंटू बी एक्स माइनस बी जेड इंटू एक्स, ऐसा करना चाहिए था, ठीक है। अब वो उससे कन्फ्यूजन होता है, जब इधर उधर शिफ्टिंग वगैरह करेंगे तो उससे कन्फ्यूजन होगा, तो उसको सही करने के लिए, कन्फ्यूजन ना हो, हमारा आंसर गलत ना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे निगेटिव लगा लेंगे। ये छोटी सी चीज़ याद रख लेंगे कि जे कैप के साथ जब लिखेंगे तब निगेटिव लगा के लिखेंगे, है ना। जब ऐसा लिखेंगे तो कोई इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल यहाँ से ये 4 टर्म दिखे, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सिंपल, है ना। तो ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अब इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको लिख लीजिए, इसको शॉर्ट ट्रिक को भी अपने वर्ड्स में लिख लिए, ठीक है, इसको भी अपने वर्ड्स में लिख लीजिए, कैसे है, क्या है, क्या किस तरह से करना है, ठीक है। जब आई कैप के साथ टर्म लिखना है तो क्या करेंगे, जब जे कैप के साथ टर्म लिखना है तो क्या करेंगे, और के कैप के साथ लिखना है तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा लिख लीजिए। अब छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे अपने को 2 वेक्टर दिए गए, ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर दे दिया अपने को, मान ले आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 प्लस के कैप, इस तरह से ए वेक्टर दे दिया, और बी वेक्टर दे दिया 3 आई कैप, है ना। चलो ऐसा ले लेते, माइनस 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 3 के कैप, है ना। और हमको बोला गया कि ए क्रॉस बी निकाल के बताओ। अभी डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ा है, वो यूज़ कर लेना, या तुमको तुम्हारे पास नीचे फॉर्मूला भी लिखा था, वो यूज़ कर लेना, ठीक है। ट्राई करो। तो ठीक है, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, आप लोगों ने क्या किया होगा, इसको आई कैप लिया, यहाँ पे जे कैप लिया होगा, इसको के कैप लिया होगा, और फिर इसके नीचे इसके कोएफिशिएंट लिख दिए होंगे, तो ये 1 -2 और ये 1, फिर यहाँ पे -3 6 और -3, ठीक है। फिर तुमको हमको पता है कि आई कैप के साथ कुछ टर्म आने वाले हैं, फिर यहाँ पे हम लोग माइनस जे कैप लिखते हैं, माइनस जे कैप के साथ कुछ टर्म आने वाले हैं, और फिर यहाँ पे कुछ के कैप के साथ टर्म आने वाले हैं, ठीक है। ये हम लोग ने ऐसा लिखा होगा। फिर जब आई कैप के साथ टर्म लिखेंगे तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम उड़ा देंगे, ठीक है, इससे को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, माइनस दिस इंटू दिस, तो 6 माइनस हमारे पास आया 6, ठीक है, ये आ गया 0,
है ना। फिर आगे चलते जे कैप के साथ टर्म लिखने, तो जे कैप के साथ लिखना था तो ये वाला रो उड़ा दिया, ये कॉलम उड़ा दिया, तो ये 4 एलिमेंट्स बचे, ये इसको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस थ्री और माइनस ऑफ -3 इंटू 1 मतलब +3 हो गया, ये भी 0 आ गया, ठीक है। और के कैप के साथ टर्म लिखना था तो के कैप वाला रो उड़ा दिया, के कैप वाला कॉलम उड़ा दिया, तो 4 एलिमेंट्स बचे, 1 -2 -3 6, ठीक है। तो 1 इंटू 6 माइनस ये 6 हो गया, ठीक है, लेकिन माइनस वाला तो ये हो गया, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, मतलब नल वेक्टर आया है, ठीक है, नल वेक्टर आया। तो ये मेथड आप लोगों ने यूज़ किया होगा। अब ये इसको एक ही लाइन में हम लोग सॉल्व कर सकते थे, कैसे, देखो ये इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। अगर मैं b वेक्टर से -3 कॉमन ले लूँ, b वेक्टर से -3 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है i कैप -2 j कैप प्लस k कैप। अरे ये तो वही वेक्टर आ गया, ये a वाला वेक्टर, ठीक है। तो b वेक्टर को क्या कैसा वेक्टर है, b वेक्टर है 3 टाइम्स ऑफ या -3 टाइम्स ऑफ a वेक्टर के बराबर। मतलब अगर a वेक्टर ऐसा है तो -b वेक्टर ऐसा हो, मतलब b वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन 3 टाइम्स a वेक्टर के, ठीक है। तो अगर ये ऐसा होगा तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, दोनों के बीच में a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल 180 डिग्री होगा। अब जब दोनों के बीच में एंगल ही 180 डिग्री है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 ही आना है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 ही आना है, ये प्रॉपर्टी है। तो ये करने की भी ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट यहाँ से बोल सकते थे, ठीक है। उतार लीजिए इसको और कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पर। क्वेश्चन है ऐसा, अपने को बोला गया कि a वेक्टर और b वेक्टर, a क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू a डॉट b, a क्रॉस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू a डॉट b। तो अपने को बोला गया फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, अपने को बोल दिया कि a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड 8√3 है, ठीक है। a डॉट b की वैल्यू आती है, a डॉट b की वैल्यू जब निकाली गई तो वो आ रही है 8, तो फाइंड थीटा, सीधा थीटा लिखेंगे, एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। ट्राई कीजिए इसको, चलो मैं करके दे देता हूँ। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, a क्रॉस का b का मैग्नीट्यूड होता है a इंटू बी इंटू साइन थीटा इक्वल टू a इंटू बी इंटू कॉस थीटा। a ने a को मारा, b ने b को मारा, यहाँ पे आया मेरे पास tan थीटा इक्वल टू 1, मतलब थीटा इक्वल टू हो गया 45 डिग्री, खत्म। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इतना दिया है, तो मैंने लिखा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड जो होता है कितना है, a इंटू बी इंटू साइन थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है 8√3। फिर मैंने लिखा a डॉट b का की वैल्यू कितनी होती है, a इंटू बी इंटू कॉस थीटा, उसकी वैल्यू कितनी है, अपने को दी है 8। तो मैंने दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड किया, तो मेरे पास आया a ने a को मारा, b ने b को मारा, तो हमारे पास आया tan थीटा इक्वल टू 8√3 डिवाइडेड बाई 8, मतलब यहाँ पे आ गया √3। तो tan थीटा अगर √3 है तो थीटा कितना है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, खत्म, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं इस पर। तो आगे चलते हैं, तो ये हुआ क्रॉस प्रोडक्ट की कहानी, खत्म, है ना। तो इस पर सिंपल सी चीज़ है पोजीशन वेक्टर। ये जो चीज़ है पोजीशन वेक्टर, ये आगे काइनेमेटिक्स में यूज़ होगा, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे यूज़ होगा, मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे वहाँ पे भी यूज़ होगा। तो वो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत जगह पे यूज़ होता है। ये सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे वहाँ पे भी यूज़ होगा, ठीक है। पोजीशन मतलब समझता है मुझे पार्टिकल कहाँ पे ये बताना, ठीक है, पार्टिकल की पोजीशन बताना, ठीक है। तो मान लिया पार्टिकल यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। अब पार्टिकल कहाँ पे है ये बताने के लिए मुझे कोऑर्डिनेट एक्सिस लेना पड़ेगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ली, ये ओरिजिन ले लिया। अब इसके अकॉर्डिंग ये इसने बोला कि इसके कुछ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है ना, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है। तो एक्स डिस्टेंस कौन सा होता है, एक्स डिस्टेंस बेसिकली ये डिस्टेंस होता है, ये एक्स होता है, और ये हमको पता है ये वाई होता है, ठीक है। तो एक वेक्टर मैंने बनाया जो डायरेक्टली इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, एक वेक्टर मैंने बनाया जो इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, इसी को बोला जाता है पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर को हम लोग आर वेक्टर, छोटा आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, है ना, पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है। तो अभी पोजीशन वेक्टर मुझे लिखना है, तो मैं कैसे लिखूँ, मुझे पता है ये लेंथ पता है, मुझे ये लेंथ पता है, ठीक है, और मुझे ये डायरेक्शन भी पता है आई कैप, ये डायरेक्शन भी पता है जे कैप। तो मैंने आर वेक्टर लिखा, आर वेक्टर को एक्स, आर वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप,
ठीक है। तो आर वेक्टर बेसिकली मुझे बताता है कि ओरिजिन से तुम्हें कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहिए, उस मतलब ओरिजिन से वो ये बताता है कि पार्टिकल कहाँ पे है, पार्टिकल कहाँ पे, ये हो गया। अब अगर 3D में है, इन 3D अगर है तो आर वेक्टर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस तरह से हम लोग पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। लिख लो इसको, और कुछ नहीं है। जैसे मैंने कोई पॉइंट दे दिया, पार्टिकल मैंने बोला कोऑर्डिनेट एक्सिस है और यहाँ पे पार्टिकल है, ये 2,1,3 पे है। पार्टिकल कहाँ पे, 2,1,3। बताओ उसके ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन क्या है, तो तुम सीधा बता दोगे 2i कैप प्लस 3j कैप, सॉरी 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। हो गया, पोजीशन खत्म, ठीक है। आगे चलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और कुछ है नहीं इसमें, और कुछ है नहीं। इसके जो अच्छे क्वेश्चन से हम लोग आगे ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बस हमारा ये यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ है कि पोजीशन वेक्टर बोलते हैं किसको। चलिए लिख लीजिए इसको, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट। फिर से मैंने बोला यहाँ पे मान ले पार्टिकल था इनिशियली यहाँ पे था, और पार्टिकल जो है ए से बी की तरफ गया, और बी, अब ए और बी कहाँ पे है ये बताने के लिए तो हमको कोऑर्डिनेट एक्सिस लेना ही पड़ेगा, बिना इसके कैसे बताएं। तो मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स बोल दिया x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट्स बोल दिया x2 y1, ठीक है। तो मैंने एक वेक्टर बनाया जो बिल्कुल इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, किसकी तरफ, इनिशियल पोजीशन की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। एक वेक्टर बनाया जो इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, इसको वेक्टर को R2 बोल दिया, इस वेक्टर को R1 बोल दिया। तो R1 बेसिकली क्या है, R1 जो है वो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें मेरे को। और R2 जो है, R2 क्या है, फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया, फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया। अब पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव हुआ है, तो ये बेसिकली इसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए हम लोग एक छोटा सा ये वाला सिंबल यूज करते हैं, डेल्टा आर बार। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर कहीं पे रिप्रेजेंट करना है हम लोग इसको डेल्टा आर बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो अच्छा, ये एरो हम लोग बीच में भी लगा सकते हैं, परेशान मत हो जाना सर, आपने तो सिखाया था कि यहाँ पे ये हेड पे लगाना चाहिए, है ना। कहीं पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमारा, हाँ बस ये मत कर देना कि उल्टा कहीं पे भी लगा सकते हैं, ले इधर लगा दिया, है ना, वैसे ये गलत हो जाता है। तो ये डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ करना है हमको, तो कहीं पे भी लगाओ लेकिन डायरेक्शन दिख जानी। और यहाँ पे मैं लगाऊंगा तो फिर ये खिचड़ी बन रही है यहाँ पे, है ना। और एक रीज़न है कि यहाँ पे मस्त खिचड़ी बन रही है इसलिए। चलो, तो मुझे क्या निकालना था, डेल्टा आर वेक्टर निकालना था। तो मैंने बोला ठीक है यार, निकालते, कोई दिक्कत थोड़ी है। मैंने ध्यान से देखा, ये वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ओहो, तो ट्रायंगल लॉ हो गया, है ना। ट्रायंगल लॉ हो गया, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर का सम ये वेक्टर आना चाहिए। तो मैंने बोला कि जो R1 वेक्टर है प्लस डेल्टा आर वेक्टर जो है शुड बी इक्वल टू R2 वेक्टर, ये होना चाहिए, है ना, ट्रायंगल लॉ के अकॉर्डिंग। तो R2 वेक्टर माइनस, अच्छा इसको ऐसा लिखते हैं, डेल्टा आर वेक्टर इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ, इनिशियल फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो ये हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इस तरह से निकाल सकते हैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये हम लोग ने यहाँ पे लिखा ही है, ठीक है। अब इसके इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या था तुम्हारा, x1 i कैप प्लस y1 जे कैप, ठीक है। और यहाँ पे फाइनल पोजीशन वेक्टर था x2 i कैप प्लस y2 जे कैप, ठीक है। तो मैंने R2 माइनस R1 किया, R2 वेक्टर माइनस R1 ये किया, तो R1 वेक्टर किया, तो यहाँ पे आ गया x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप, ये लिखा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, है ना। चलो भाई, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मैंने लिख दिया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप, ठीक है। चलो, अब मेरे को किसी ने बोला कि तुम क्या करो ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो तुम बोल रहे हो उसका मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ, मैग्नीट्यूड निकाल के बताओ। तो मेरे को पता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर के अंडर रूट ले लूँगा तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, बस हो गया, ले लिया मैंने। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ गया y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और अगर 3D में है, इन 3D अगर है तो यहाँ पे डेल्टा आर वेक्टर क्या लिखेंगे, डेल्टा आर वेक्टर हम लोग लिखेंगे अंडर रूट ऑफ का मैग्नीट्यूड, है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का
का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब ये फॉर्मूला तुमने कहीं पे देखा होगा, ये तुमने फॉर्मूला मैथ्स में देखा होगा, इसको डिस्टेंस फार्मूला बोला जाता है। तो दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस अगर निकालना होता है तो ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। ये फार्मूला वेक्टर से ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, हम लोग ने सब कुछ पढ़ लिया इसमें, है ना। सभी कुछ कवर हो गया इसमें। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस चाहिए होंगे प्रैक्टिस के लिए तो कमेंट कीजिए, मैं एक PDF सेंड कर दूंगा, है ना, आपके मेल ID पे, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू।